दोस्तों मैं हूं सूरज सिंह, आ गया हूं आपके साथ पीवाईक्यू की सीरीज में। तो अभी आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा था, जहाँ पे मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाता। तो मैंने एक सेटअप बनाया है, इसमें काफ़ी मैंने मेहनत डाली है। तो इसमें हम लोग पीपीटी पे सॉल्व करेंगे, जिससे हम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो हम आज चालू करने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, जहाँ से हमने एंड किया था। कुछ क्वेश्चन थे तो फटाफट हम लोग कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। क्लियर? तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी मैं सोचा एक बार आपको प्रॉपर वे में करा देता हूं। तो इसमें क्या है, क्वांटाइजेशन चार्ज का कॉन्सेप्ट आपको मैंने पहली वाली वीडियो में उसका थियरी समझा रखा है, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूं। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है उसका कॉन्सेप्ट, वहां से जाके देख ले, फिर यहाँ पे आके देखेंगे तो उनको क्वेश्चन समझ में आएगा और इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, क्वांटाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। वहां पे आपको ही बताया था कि Q इक्वल्स टू होता है प्लस माइनस एन ई। एन होता था नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई होता था इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज। अब एक चीज मैं आपको बता देने वाला हूं जो आपको आगे के न्यूमेरिकल सोल्व करने में हेल्पफुल होगी। क्या करना है, अब हमें एक बात तो पता है यहाँ पे कि जो प्रोटॉन पर का चार्ज होता है वो कितना होता है, प्लस 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। और जो इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज होता है वो भी होता है माइनस 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻90 कूलम। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है पर नेचर अलग अलग है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा करता हूं कि ये जो चीज है ये मैग्नीट्यूड वाली, इसको मैं अब ई से रिप्रेजेंट करूंगा। किससे रिप्रेजेंट करूंगा? ई से। तो ये है, ये रहा और ये ए रहा। तो मतलब अगर मुझे चार्ज के बारे में लिखना होगा, किसके बारे में लिखना होगा? चार्ज के बारे में। मैं तो ऐसा लिखूंगा कि प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, तो मैं लिखूंगा भाई प्लस का और ये ई वाली वैल्यू। अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखना है तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा नेचर होता है? माइनस का होता है। और कौन सा चार्ज है भाई? ई वाला है। ई का मतलब क्या है? बेसिक सी ये वाली वैल्यू। कौन सी वैल्यू? ई की वैल्यू मैं ये लिखूंगा, ध्यान देना, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻90 कूलम। क्लियर? ये हम आगे यूज करने वाले हैं, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अब आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है द चार्ज इक्विवेलेंट टू 6 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब 6 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है, उनके पास चार्ज कितना होगा? तो बहुत आसान है। कैसे आसान है? ऐसे। चार्ज का फॉर्मूला हमको पता है Q। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पूछा है तो इलेक्ट्रॉन पे क्या आएगा? माइनस का। कितने इलेक्ट्रॉन है? ये देखो देके रखा है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ये देके रखे। ये क्या है हमारे पास? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पुट कर देता हूँ 6 मल्टीप्लाई 10⁻18 इंटू क्या करना पड़ेगा? ई की वैल्यू अपने को पता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस तो ये रहेगा ही आपके साथ, और ये आ जाएगा आपका 9.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट जो आएगा हमारे पास आंसर, यहाँ पे अब आपको शायद विजिबल नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट जो आंसर आएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अप्रोक्सीमेट जो आंसर हमको मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगा आपको -1 कूलम। कहने का मतलब ये वाली जो वैल्यू आ रही है ये अप्रोक्सीमेट 1 के बराबर आएगी। तो ऑप्शन में हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो, आपको गुजरात बोर्ड में 2050 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है? व्हाट विल बी द चेंज इन रेडियस, ध्यान से देखना क्या है, व्हाट विल बी द चेंज इन रेडियस ऑफ सोप बबल इफ इट इज गिवन पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब क्या है? एक सोप बबल है, क्लियर, इसको हम बाहर से क्या दे रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज। तो इसके साथ क्या होगा? सिंपल सा लॉजिक, अगर पॉजिटिव चार्ज इसे देंगे तो पॉजिटिव चार्ज इसके पूरे सरफेस पे फैल जाएगा। अब फैल जाएगा तो ये क्या करेगा? एक दूसरे को रिपल करेगा। अब जब रिपल करेगा तब इसकी साइज क्या होगी? बढ़ेगी। अगर साइज बढ़ेगी तो इसका रेडियस बढ़ेगा। तो ऑप्शन में क्या आना चाहिए कि भाई रेडियस इसका इंक्रीज करेगा। तो चेक कर लो, तो यहाँ पे द रेडियस विल इंक्रीज, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेसिक क्वांटाइजेशन पे जितने भी क्वेश्चन
2015 से लेकर 2022 तक आए हैं वो कर लेंगे। तो मैं आपको होप दिलाता हूं कि आपका जो PYQ की हमें सीरीज चालू किए हैं इससे आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है आपके फाइनल एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे स्टार मार्क लगा लो भाई, स्टार मार्क लगा लो। सॉरी ये क्या आ गया, चलो गायब हो गया, डरना नहीं है, स्टार मार्क लगा लेते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, बहुत आसान है, 2 बार आ चुका है, तो ध्यान से समझते हैं। क्या बोला गया है, इफ अ बॉडी N1 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, N1। तो अगर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिए गए हैं, N1। सेम उसी तरह बोला गया है, ये क्या है, N2। तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ध्यान से पढ़ो, प्रोटॉन है। तो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन कितने आपके पास, N2। अब क्या बोला गया, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी। कहने का मतलब क्या है, एक बॉडी है जिसके पास N1 इलेक्ट्रॉन है और N2 प्रोटॉन है, तो उसके पास कितना चार्ज होगा बताइए। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। तो कैसे आएगा देखते हैं, ध्यान से, मजा आएगा आपको भी। तो मैंने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, तो ऐसे लिखता हूं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। लिखने का तरीका मेरा क्या था, याद है क्या बच्चों आपको, बोलो यार, माइनस। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा नीचे होता है, माइनस। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है, N1। तो हम कैसे लिखते थे, ये आपको याद है, Q इक्वल्स टू NE प्लस माइनस, इसी के ऊपर से लिख रहा हूं। कितने इलेक्ट्रॉन है, N1, और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमको ही पता है। क्लियर। सेम उसी तरह प्रोटॉन के लिए लिखेंगे, तो प्रोटॉन पे कौन सा, प्लस का मिलता है। ठीक है, कितने प्रोटॉन है, N2 प्रोटॉन है, और E तो एक प्रोटॉन पर का चार्ज है ही। अब अगर टोटल चार्ज निकालना है तो टोटल चार्ज का फॉर्मूला हमको पता है, मैं बोल सकता Q चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। प्रोटॉन वाली वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे हमने लिख रखी है, प्लस N2E, और इलेक्ट्रॉन वाली वैल्यू ये रही, माइनस के साथ लिख दिया, माइनस N1E। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कोई भी देख के बता सकता है कि दोनों में E कॉमन है, तो इस तरह यहां लिख सकते हैं हम N2 माइनस N1, और बाहर आ गया आपका E। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, चेक करो चेक करो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे मुझे ए राइट लग रहा है, तो ये हमारा ए हो गया। क्लियर। तो ये फॉर्मूला भी बन गया कि भाई प्रोटॉन वाला प्लस कर देंगे, माइनस, और इलेक्ट्रॉन वाला माइनस कर देंगे, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, ई से। ई की वैल्यू याद है क्या, अभी भी बताया था, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, उसी का एप्लीकेशन आ गया। क्या आ गया, देखो, नेट चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट हैविंग इतना, भाई नेट चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट जिसके पास इतने प्रोटॉन है और इतने इलेक्ट्रॉन है। जस्ट अभी हमने किया भाई साहब, अभी हमने किसी ऑब्जेक्ट पे निकाला था ऐसे, N2 माइनस N1 और ये E, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसी पे देखो फिर से एक क्वेश्चन बना दिया, क्या बोला, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन दिया है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल चार्ज पूछ लिया। तो कोई नहीं, इस फॉर्मूले पे डाल देते हैं हम लोग। फॉर्मूले पे डालेंगे तो N2 की वैल्यू कितनी है, N2 की वैल्यू अपने को दिख रही है, प्रोटॉन है हमारा 9 मल्टीप्लाई 10⁻13 माइनस 6 मल्टीप्लाई 10⁻13। क्लियर। और E कितना है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻90। सॉल्व कर लो इसको, तो 9 में से 6 जाएगा, कितना आएगा आपका, 9 माइनस 6 3 मल्टीप्लाई 10⁻13 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻90 कूलम। आ रही बात समझ में। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो दिख रहा है कि यहाँ पे 4.8 आएगा। ठीक है, इधर ऊपर सोल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा 10⁻6 कूलम। बट आपसे किसने पूछा, माइक्रो कूलम में। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, ध्यान दे देना, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं Q इक्वल्स टू 4.8, इसको क्या लिख सकते हैं, माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम, माइक्रो क्या होता है, 10⁻⁶। तो प्लस का इतना आ चाहिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी राइट है। देख रहे हो, एकदम आसान सरल क्वेश्चन आते हैं। अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो और थोड़ा सा आपको
प्रॉपर वे में बताया जाए तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अब जो यहाँ पे कुछ थियरी मैंने पहले से लिख रखी कि ज्यादा टाइम ना लगे। ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? डैश, ध्यान देना क्या है, देखो, डैश कूलम इज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कप ऑफ हैविंग 180 ग्राम ऑफ वाटर। ये आपके चैप्टर नंबर 1 का इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन है जो कि 2020 में पूछा गया है, एमसीक्यू में पूछा गया है बच्चों। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो 180 ग्राम वाटर लिया आपने कप के अंदर, तो उसके अंदर कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे आपको ये बताना है। तो वाटर का मतलब आपको पता चल गया हो कि किसकी बात चल रही है, हमारे पास H2O की बात चल रही है। तो H2O में पहले कितने प्रोटॉन होंगे, तो H2O में जितने प्रोटॉन होंगे जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, कितना होता है 8, और हाइड्रोजन का 1 होता है, पर यहाँ पे 2 है तो इसीलिए कितना लेना पड़ेगा 2, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 10। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 10। तो अगर एटॉमिक नंबर 10 है, यहाँ पे 2 है, ध्यान देना ये 2 है, ये Z है, एटॉमिक नंबर 10 है तो वो किसके बराबर होता है, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन के बराबर। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हाँ अब दिख रहा होगा, शायद मैं साइड हो गया हूं। तो ये Z की वैल्यू क्या है हमारे लिए, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन। क्लियर? अगर अब चार्ज निकालने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फॉर्मूला आप याद कर लो। ये क्या फॉर्मूला है, Q इक्वल टू ZNE। Z क्या है यहाँ पे, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, देखो डिफाइन कर दिया, क्या है भाई, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन। N क्या है, N है नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल। ध्यान देना यहाँ पे बच्चों, ये देखो N क्या है, ये N क्या है, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल। उसका फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू Na। Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर आपको पता है 1 मोल के बराबर होता है। ये देखो यहाँ पे लिख दिया है मैंने, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे लिख दिया गया। बस सारी वैल्यू डालेंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्या आएगा। तो Q यहाँ पे ऐसे लिखा है, Z कितना आएगा टोटल, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर काउंट कर लो। 8 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 2। तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन, यहाँ पे 8, तो टोटल हो गया 10। तो Z की वैल्यू आ गई 10, तो 10 यहाँ पे पुट कर दिया। क्या, बोलो अरे हाँ कि ना, बोल दो ना यार। अब देखो N क्या है, देखो गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। गिवन मास देखो देके रखा है क्वेश्चन में 180 ग्राम, तो लिखेंगे 180 ग्राम। और H2O का मोलिकुलर मास कितना होता है आपको पता होगा, इसका होता है 18 ग्राम, याद होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे लिख दिया 80। क्लियर? अब Na की वैल्यू आपको याद है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। क्लियर? कहां तक हो गया, ये N आ गया। अब E लास्ट में क्या बचा, ये देखो पूरा N की, ये पूरा क्या है यार, ध्यान दो, कंफ्यूज नहीं होना। ये आपका Z की वैल्यू है, ये पूरा क्या है आप लोगों का, ध्यान देना, ये पूरा है आपके लिए N। अब E बचा हुआ, E की वैल्यू हमको याद है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻90। ये किसकी वैल्यू है, E की वैल्यू। अब ये पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा वो आपको पता करना पड़ेगा, और वो पता करोगे तो आपको आएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे आ जाएगा राइट। क्लियर? गुजरात बोर्ड में कैल्सी अलाउड है, तो आप कैल्सी की मदद से इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो आप बताना कमेंट में सी आपका आया कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान देना। हाँ ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है आपका, ध्यान देना। अब आपसे क्या पूछा गया है, ये देखो 2013 का क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं। अगर ये डेटाबेस, अगर ये डेटाबेस क्वेश्चन अगर आपको याद है तो कर सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्या पूछा गया है बेटा, अब देखो अप क्वार्क के बारे में बताया गया है, डाउन क्वार्क के बारे में। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अप क्वार्क डाउन क्वार्क क्या है, ऐसी थ्योरी मानी जाती है कि सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं, इन्हीं की हेल्प से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपके बने हुए होते हैं। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किससे मिलके मिले, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क से। पर इनके ऊपर चार्ज कितना होता है, तो आप याद कर लो बेसिकली जो आपका अप क्वार्क होता है, यहाँ पे अप, मैं शॉर्ट में लिखूंगा अप क्वार्क पे होता है +2e/3, और जो डाउन होता है, डाउन उस पे होता है -e/3, ये होता है। तो ये देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी मैच कर रहा है, तो ये राइट। बस ये आपको याद करके जाना, आएगा तो लिख देना शांति के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, ये भी आसान सा क्वेश्चन।
क्या बोला गया बच्चों, यहाँ पे बोला गया है कि ये देखो, ये लगा सिंस यूज्ड इन, ये आर फिजिकल कांस्टेंट, ये क्या है, सिंस कुछ फिजिकल कांस्टेंट को क्या किया गया, यूज किया गया है। यहाँ पे दिख रहा है के और ये जी दिख रहा है, ठीक है। बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट फाइंड द देयर अप्रोक्सीमेट रेशियो, इनका क्या निकालना है भाई, रेशियो। तो सिंपल है भाई, मैं सारी वैल्यू लिख देता हूँ। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आपने 11th में पढ़ा होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया है। के जस्ट अभी आप पढ़ के आ रहे हो, कितना होगा भाई ये 9 × 10⁻19। ई की वैल्यू जस्ट अभी मैंने बताई 1.6 × 10⁻19। क्लियर। और यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन आपको याद होना चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों। इलेक्ट्रॉन होता है 9.10 × 10⁻31 kg, यही होता है। यहाँ पे कूलम होगा, यहाँ पे जो प्रॉपर यूनिट है आएगी। क्लियर। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है सर, मास ऑफ प्रोटॉन होता है हमारे पास 1.67 × 10⁻27 kg। क्लियर। ये सारी वैल्यू हमको यहाँ ऊपर और नीचे पुट करनी है, और जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक फिक्स वैल्यू निकल के आएगी, जिसको बोलेंगे ये आएगी वैल्यू। आप कैलसी से कर लेना, इस फॉर्मूले में आपको सारी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। क्लियर। अब एक्चुअल में सर ये है क्या, ये क्या किया गया है, इन्होंने ऐसा बोला है भाई कि यहाँ पे दो बोल सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो लिया गया है फिक्स डिस्टेंस पे। ऐसे देखो सिनारियो क्या है बच्चों, यहां पे क्या है प्रोटॉन, यहां पे क्या है इलेक्ट्रॉन, और ये r डिस्टेंस पे। तो अब जब इनका ग्रेविटेशनल फोर्स आप निकालोगे तो क्या आएगा, जी आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई r का स्क्वायर। सेम इसी तरह क्या निकालोगे आप, एफ ई निकालोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आएगा के। ठीक है। और दोनों पे चार्ज सेम पाया जाता है, तो ई का मल्टीप्लाई करोगे तो ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। जब इन दोनों का रेशियो लोगे तो आर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो अभी जस्ट हम आगे वाला एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें और क्लियरिटी आएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो वही क्वेश्चन है जो अभी जस्ट हमने किया। ये क्या पूछ लिया, देखो ये कब आया हुआ क्वेश्चन था हमारा, ये 2022 में ऐसा है, और ये भी है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, मैंने सारे पेपर के डाले, जो जुलाई में पेपर होते हैं रिपीटरों को, वो भी पेपर है इसके अंदर 2022 का, और जो मार्च में होता है 2022 में, वो अलग के भी क्वेश्चन है। बहुत मेहनत लगी गाइस इसको ढूंढने में, तो थोड़ा सा आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करो। आपके जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो परेशान हो रहे होंगे, न्यूमेरिकल नहीं सोल्व हो रहा है, कोई बात नहीं, आप इसको समझ के भी जाओगे ना तब भी आपका हो जाएगा। बिलीव मी, अगर इतना आप करके जाओगे ना बहुत है, इनफ है। क्लियर। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया स्टेटमेंट में, क्या आ गया भाई स्टेटमेंट, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अभी तो किया सर जी, ये देखो अभी किया ना, मैंने बताया था यहाँ पे क्या किया मैंने, दो चार्ज ले ली, सॉरी ये इसको मिटाते हैं, ओके अब सही है। अब यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच की डिस्टेंस r। तो अभी जस्ट मैंने बताया बाल को कि इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो क्या होगा, g मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड में डिस्टेंस का स्क्वायर। और सेम इसी तरह लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, दोनों का चार्ज सेम होता है इसीलिए ई का स्क्वायर डिवाइड में आर का स्क्वायर। जब रेशियो लोगे तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर रहेगा, और डिवाइड में रहेगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो दोनों में क्या है, ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपको मिलेगा के ई का स्क्वायर डिवाइड में ध्यान देना जी मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यही तो निकाला अभी जस्ट हमने निकाला पीछे, तो आपका आंसर आ रहा था 2.4 × 10⁻39। तो इसे सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन, इसका भी कॉन्सेप्ट में मैंने बता दिया है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी कॉन्सेप्ट बता दिया पहले वाली वीडियो में। आपने अगर नहीं देखी अभी तक तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए वो वीडियो देखिए, वहां मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझाया है। एक क्वेश्चन उस वेराइटी का है, एक क्वेश्चन इस वेराइटी का है, तो इस वाली वेराइटी को हम लोग सॉल्व करेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, मीडियम वाला फोर्स बताया था मैंने, एयर वाला या फिर वो
वैक्यूम वाला, दोनों सेम होता है, डिवाइड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है if F is the force between 2 point charges submerged in a medium of dielectric constant K, then on withdrawing the medium, ये वाली लाइन पढ़ना, ओके, the force between the charge become। अब कहने का मतलब क्या है प्रभु, यहाँ पे क्या बोला गया है, ये जो F है ना ये इंपॉर्टेंट है। F क्या है, फोर्स है। कैसा फोर्स है, कोई एक मीडियम होगा जिसके अंदर दो चार्ज रखे होंगे और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना है, F, ऐसा बोला। मैं डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करता हूं। सर जी ये मीडियम है कोई, ये हमारे पास क्या है बच्चों, मीडियम है। इसके अंदर दो चार्ज हैं, मान लेते हैं Q1 और Q2। इनके बीच का जो फोर्स लग रहा है वो F है और इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K। तो ये जो फोर्स है ये एक्चुअली में F किसको, कौन सा वाला फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया आपका मीडियम वाला। कौन सा हो गया, मीडियम वाला। तो मीडियम वाला क्वेश्चन में देके रखा है और बोला इस मीडियम को बाहर निकाल लो, मीडियम को हटा दो, मीडियम को हटा दो। अगर मीडियम को हटा दोगे तो क्या बचेगा आपके पास, वैक्यूम। क्या बचेगा बेटा, वैक्यूम। वैक्यूम बोल लो या फिर एयर बोल लो। तो यहाँ पे जो फोर्स हमको निकालना है एफ एयर वाला निकालना है। कौन सा निकालना है, एफ एयर वाला। तो हमारे फॉर्मूले में देखो मीडियम की वैल्यू कितनी देके रखी है, एफ। हमको निकालना कौन सा है, एयर वाला। तो एयर वाले को सब्जेक्ट बनाओगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो एफ एयर क्या आएगा, के इंटू एफ। आया समझ में। सर हमको तो पता ही नहीं चला आपने क्या किया। अरे प्रभु देखो बोला गया है F is the force between 2 point charges submerged in medium of dielectric constant K। F फोर्स है दो चार्जों के बीच में जिनको किसी मीडियम में डाला गया है। तो मतलब मीडियम का फोर्स क्या देके रखा गया है, F। अब आगे क्या बोला गया, देन ऑन विथड्रॉइंग द मीडियम। मीडियम को आप वहां से हटा लो, एयर ला दो, वैक्यूम ला दो, तब फोर्स कितना होगा। तो हमको एयर वाला पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे आ रहा है बी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, क्या बोला गया है देखो ध्यान से समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज इन फाइनाइट प्लेन शीट एट अ डिस्टेंस आर। अब आपको याद होना चाहिए प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। मैं बता देता हूं, प्लेन शीट है, इस पे प्लस प्लस चार्ज है, इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है और ये अपने आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब कोई एक अंधा व्यक्ति भी देख के बता सकता है प्रभु कि इस फॉर्मूले में तो आर डिस्टेंस है ही नहीं। अगर यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। देखिए डज नॉट डिपेंड ऑन आर। इतना हलवा क्वेश्चन पूछ रहा है, इतना हलवा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो आज का ये हमारा देखते हैं कौन सा है। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर। मतलब क्या भाई, प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया गया है 1 मिलीमीटर दिया है। कितना दिया है, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर कितना होता है, 10⁻³ मीटर। क्लियर। अब फोर्स पूछा है तो बचपन में यार चौथी में सवाल करते थे हम लोग तो यार। ये है फोर्स का फॉर्मूला। अब मुझे ऐसा लगता है मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है और उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, पर उनके ऊपर नेचर कैसा होता है, अलग अलग। इसलिए देखो सभी ऑप्शन में क्या लगा है, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस का जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। क्लियर। तो यहाँ पे के लिखा। प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता था, प्लस ई, मैंने बताया था। इलेक्ट्रॉन पे कितना होता था, माइनस ई। डिवाइड में क्या करना है, डिस्टेंस कितना है, 10⁻³ का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा -10⁻⁶ ऊपर आ जाएगा, के और ई का स्क्वायर। तो ये हमारे पास राइट आंसर है। तो मैच करेंगे तो मुझे आंसर हमारा मैच हो रहा है, प्लस है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हलवा क्वेश्चन पूछते ही शर्म आ गई भाई, इतना आसान क्वेश्चन कौन देता है, इतना हलवा क्वेश्चन कौन देता है।
अगर बच्चों आपको लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, स्लो जा रहा हूँ, तो आप 2 की स्पीड में देख सकते हो, 1.5 की स्पीड में देख सकते हो, जिससे आपके फटाफट हो जाएंगे। क्लियर? ये आज का देखते हैं क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सही नहीं है? तो देखते हैं, सही नहीं है, ध्यान देना, तो मतलब वो गलत वाले को आइडेंटिफाई करना है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, बहुत सही है, ये प्रॉपर्टी सही है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं, हमको गलत चाहिए। क्या चाहिए भाई साहब? गलत। गलत गलत हमारे लिए सही होगा। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। कहने का मतलब कंटिन्यूअस कर्व है ना भाई, ऐसा जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, उसको कोई ब्रेक नहीं करते हैं बीच में। क्लियर? अब देखो डी वाला पहले द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ। अरे पता है भैया, आपको मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया भी है, नहीं देखा तो जाके देखना, वहां पे सर इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व लाइन होती है, अगर वहां पे आप एक टेंजेंट को प्लॉट करोगे तो वो क्या देता है? वो देता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब ये रहा, देखो ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम क्लोज लूप। रॉन्ग, ये गलत है भाई साहब, यही गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्टैटिक चार्ज होता है ना, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कभी वो जो कोई स्टैटिक चार्ज का मतलब रुका हुआ चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप बनाती नहीं है। क्लियर? अभी हम आगे ईएमआई में पढ़ेंगे तो वहां पे जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो क्लोज लूप बनाता है, पर जो रुका हुआ चार्ज होता है वो कभी भी क्लोज लूप बनाता नहीं है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग, और हमको रॉन्ग को आइडेंटिफाई करना था, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में करा चुका हूं, फिर भी आप देख लो एक बार। क्या बोला गया? एन इन्फिनिटी लाइन चार्ज प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। बोला गया है इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपसे क्या पूछा गया? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने कराया है, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो 2 वीडियो डाल चुका हूं, नहीं देखा तो आप जाके देखिए, उसमें स्वाद आ जाएगा, मजा आ जाएगा, जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताया है मैंने। फिर से मैं एक बार करा देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, कोई लीनियर ऐसे है, रॉड है, इससे आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है 2k लेमडा बाई आर। लेमडा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो कि पूछा गया है। तो इसको हम बनाते हैं सब्जेक्ट। क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो लेमडा को सब्जेक्ट बनाओगे तो आर इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो आर ई डिवाइड में आ जाएगा 2k। सॉल्व कर देते, आर की वैल्यू कितनी? 2 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा? आर है 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मीटर। तो आर की वैल्यू लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2। ई की वैल्यू दी है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। ये देखो ई है, यहाँ पे ये ई की वैल्यू देके रखी है। फिर आपका 2 मल्टीप्लाई के की वैल्यू याद है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। देख लो भैया, यहाँ पे भी कट रही हैं चीजें, 2 2 कटा, 9 9। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 10⁻²। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 10⁻⁻7। पर यहाँ पे सर कहीं 10⁻⁻7 तो है ही नहीं। अब क्या किया जाए? अब यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो देखो कोई नहीं, हाँ एक ऑप्शन, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर हमारे लिए यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो ये आ गया नया टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही। इसमें हमने क्या क्या किया? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का पूरा कंप्लीट कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स पे जितने क्वेश्चन आ सकते थे वो कंप्लीट कर दिया। अब आगे आप देख सकते हो कि अब हमको किस पे पढ़ना है? डाइपोल पे पढ़ना है। वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, इसीलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।